जनरल बख्शी जी, ब्रिगेडियर चिकारा जी, कर्नल आरएसएन सिंह जी, प्रियदर्शी मुखर्जी जी और मेरे मित्र पुष्पेश, अनुज जी और प्रशांत जी और मेरे आप सब लोग साथी जो प्रोत्साहित करते हैं मुझे कम से कम 2 और किताबें लिखने के लिए नेताजी के ऊपर, आपके सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई वॉज थिंकिंग वेयर टू स्टार्ट और अंदर आते हुए सडनली मेरी नजर जो है वो तीन मूर्ति हाउस की बिल्डिंग की तरफ गई और मुझे लगा कि दिस इज दैट बिल्डिंग where the chief commander of the Britishers, General Auchinleck, used to stay. And this is where all the intrigues against the Azad Hind Fauj were made. What an irony. And the same building was the residence of Prime Minister of Indian Dominion, then of Indian Republic. And there too, the Azad Hind Fauj was denied their return into the army. तो मैंने कहा क्या किस्मत है कि आज उन चीजों को मैंने जो उजागर करके अपनी बुक में लिखा है उसी बुक का रिलीज भी आज हम यहीं पे उन्हीं प्रोमिसेस में कर रहे हैं। नेताजी पे लिखने का निर्णय मैंने तब ले लिया था जब मुझे आदेश दिए गए थे नेताजी और आईएनए का म्यूजियम बनाने के लिए 2018 में लाल किले के अंदर। Because I studied about more than 100 books on him, his entire correspondence, his entire speeches, and I realized कि क्या शब्द यूज करूं उनके लिए, पर्सनैलिटी करूं, लीडर करूं, कमांडर इन चीफ करूं आर्मी का, क्या शब्द इस्तेमाल करूं मैं उनके लिए। हम अपने एक और गेस्ट को वेलकम करते हैं, आरिफ अजाकिया जी। ही इज हियर, ए वेल नोन नेम, कराची के मेयर थे और अब लंदन में हैं। और मैं समझता हूं कि इतने भारत के हितैषी और मित्र हमारे यहां नहीं है जितने के आरिफ जी भारत के मित्र, गुजरात से इनिशियली बिलोंग करते हैं। आपका स्वागत है। तो नेताजी के लिए कोई शब्द में जितना ज्यादा उनको मैं पढ़ता हूं, द मोर आई रिसर्च ऑन हिम, आई एम नॉट एबल टू फाइंड ए वर्ड अबाउट हिम कि व्हाट शुड आई एड्रेस हिम। शुड आई से कमांडर इन चीफ, शुड आई से द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, शुड आई से द कांग्रेस प्रेसिडेंट, व्हाट वर्ड्स आई यूज, बिकॉज द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ही इज एंड द काइंड ऑफ विजन ही हैड, और आई विल से ही हैज, कि उस जमाने में खरे साहब आजाद हिंद दल बनाना, जिसे हम एक लाइन में छोड़ देते हैं कि पूरा जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी हमारी गवर्नेंस के लिए होगी 47 के बाद में, उसका जो ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट है, और वहां पे सिंगापुर के अंदर उनका ट्रेनिंग स्कूल खोलना, रंगून में उनका स्कूल खोलना, एंड वेरी फ्यू पीपल नो कि जापानीज आर्मी के साथ जब आजाद हिंद फौज मूव करती है अराकन से, फ्रंट से, बर्मा की तरफ से, तो नेताजी साइंड एन एग्रीमेंट विद द जापानीज। और एग्रीमेंट क्या था कि जितने हिस्सों को आजाद कराया जाएगा अंग्रेजों की हुकूमत से, उस किसी हिस्से में भी जापानी झंडा नहीं लगेगा। जितने हिस्सों को आजाद कराया जाएगा उनका प्रशासन जापान के हाथ में नहीं होगा, आजाद हिंद दल के हाथ में होगा। कमांड दोनों सेनाओं को एक होगा, लेकिन आजाद हिंद फौज जो उसका अपना एक्ट है आजाद हिंद सरकार का, आजाद हिंद फौज का, वो उससे गवर्न होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर कोई सोल्जर इंडियन या जापानी किसी स्त्री से दुर्व्यवहार करता है तो उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी। ये भी एक एक्सपीरियंस बोल रहा था कि जो कोरिया और चाइना में हुआ था। और ये मेरा उनको, इससे बड़ा जवाब उन लोगों को क्या हो सकता है जिन्होंने ये कहा कि नेताजी तो तोजो के चमचे हो गए हैं। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने उस समय आसाम में जाके कहा था कि वो जापानियों के साथ आते हैं तो मैं तलवार लेके खुद उनसे लड़ने जाऊंगा, जिसका प्रोपोगंडा ऑल इंडिया रेडियो से अंग्रेज
बीबीसी से लगातार करते रहे और भारत की जनता को वास्तविकता नहीं बताने दी। आईएनए का नाम नहीं वो लेते थे, वो लोग जिफ बोलते थे, जैपनीज इंडियन फाइटिंग फोर्स। उसके तहत 91 लोगों को अभी तक जो मैं शोध कर पाया हूं, पहले तो ये नाम मेरे पे 56 ही थे, अब मेरे पे 91 नाम हैं जिनको नेताजी ने, जैसे आज हम परमवीर चक्र देते हैं, महावीर चक्र देते हैं, उनको तगमा ए शत्रुनाश, तगमा ए बहादुरी, शहीद ए भारत, इस तरीके के मेडल से सम्मानित किया था उनकी वीरता के लिए। उनमें से 64 लोगों की वीरता की कहानियां हम निकाल पाए हैं। अफसोस ये है कि इस देश के अंदर आज भी लोगों को वो नाम तो याद होगा कि विक्टोरिया क्रॉस किसको मिला था युद्धों के अंदर, या आयरन क्रॉस युद्धों के अंदर किसको मिला था, बट नो वन रिमेंबर्स दीज मेडल्स विच नेताजी gave to the आजाद हिंद फौज soldiers and officers for their brave deeds and their work for the motherland। वो इस किताब में एक खास चीज मैंने डाली है। एक और चीज मैंने इस किताब में डाली है, 3 लाख प्रवासी भारतीयों को, पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन को, सॉरी 30 लाख मोबिलाइज करना साउथ ईस्ट एशिया के सारे देशों में 6 महीने के अंदर, एक आजाद हिंद सरकार बनाना। लोग कहते हैं जी सरकारें तो पहले भी इससे बन गई थी, आप इसी का नाम क्यों लेते हैं कि पहली सरकार है? क्योंकि ये एक फंक्शनल सरकार थी जिसके अपने सारे डिपार्टमेंट थे, डाक से लेके और आजाद हिंद बैंक तक और सब, और उसको खड़ा करना। और जो उसमें डोनेशंस दिए हैं लोगों ने दुनिया के अंदर 6 महीने के अंदर, इस पीरियड का पैरेलल जो है, मुझे दुनिया में एक सेना बता दीजिए जिस सेना को स्त्रियां अपने बुंदे, मंगलसूत्र, चूड़ियां उतार करके दे देती। गीता बेटाई गुजरात से 50 लाख रुपए के अपने जो उनके वो हैं आभूषण, वो उनको देती है। यूसुफ मफरानी 1 करोड़ रुपया उस जमाने में। ईश्वर सिंह सरदार जी, ईश्वर सिंह थाईलैंड से 100 किलो चांदी उस जमाने में। नेताजी को जब रंगून में तोला जा रहा है सोने में, उनके वजन के बराबर कुछ कमी रह गई। एक बूढ़ी मां आती है, उसके हाथ में उसके बच्चे की फोटो है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसका वो सोने का फ्रेम उतार करके उस तराजू में डाल देती है। एक हॉकर, एक रिक्शा वाला दिन भर अपनी दिहाड़ी इकट्ठे करते हैं और सिंगापुर में शाम को जाकर के वो आजाद हिंद फौज के चंदे में जमा कराते हैं। एसी चटर्जी लिखते हैं कि उस आदमी ने $20 डाले और $20 और डालना चाहता था, तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम कुछ अपने खर्चे के लिए रख लो। वो चला गया। बोले 20 मिनट बाद मैंने देखा वो फिर लाइन में लगा हुआ था। मैंने पूछा ये क्यों भाई? कि साहब जब मैंने तय कर लिया था कि मैंने 40 के $40 आज जो कमाए हैं उसमें डालने हैं, तो मैं इन $20 को घर लेके नहीं जा सकता। एक बूढ़ी मां, बूढ़ी स्त्री, वस्त्र उसके फटे हुए। कर्नल महबूब ने अपनी डायरी में उसका पूरा जिक्र किया है कि वो कुछ सिक्के हाथ में लेके नेताजी को देने लगती है और कह रहा है नेताजी का चेहरा ऊपर नीचे। फिर वो ले लेते और मैं उनसे पूछता हूं कि व्हाट वाज द हेजिटेशन, एंड ही सेज I was thinking if I take the money from her, what will she eat from? And if I don't take the money, she will think कि I don't want to take the help of the poor in the struggle for India's independence. उसके बाद में कर्नल महबूब को वो भेजते हैं कि मुझे इसका पता लाके दो, और शाम को पता लाके देता है। कहता है इस पे रहने की कोई जगह नहीं। वो आजाद हिंद सरकार के खर्चे से उसकी रहने की जगह का इंतजाम कराते हैं, खाने का इंतजाम करवाते हैं, और उसके बाद में कर्नल महबूब को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जब आजादी मिल जाएगी तो हिंदुस्तान ले जाकर इसको जहां ये बसना चाहे उसको बसाना। नेताजी का तो अंतर्ध्यान हो गए थे, लेकिन कर्नल महबूब 47 के बाद में वापस गए और उस स्त्री को लाके पंजाब में स्थापित किया। किस तरीके के लोगों ने, देखिए ये सारे वृतांत हम पे मौजूद थे।
लेकिन हमारे इतिहासकारों ने इनको दबाया, कभी सामने नहीं आने दिया। 16 साल की बच्ची उनका भाषण सुनने के बाद कहती है मैं रानी झांसी रेजिमेंट ज्वाइन करूंगी। घर वाले उसको ऊपर के कमरे में बंद कर देते। रात को 1 बजे वो रस्सी लगा करके ऊपर से छत से कूद के नीचे आती है और 1:30 बजे रानी झांसी के जो ट्रेनिंग कैंप है वहां जाके बाहर खड़ी हो जाती है और आवाज लगाती है कि मेरे लिए दरवाजा खोलो, मैं रानी झांसी रेजिमेंट ज्वाइन करने आई हूं। अगले दिन सुबेरे उसके परिवार को बुलाया जाता है तो उसकी बड़ी बहन कहती है तूने ये जो कान के बुंदे और ये जो माला पहन रखी है ये हमारी है, उतार के दे देती है। उसके बाद वो कहती है तूने कपड़े जो पहन रखे ये कपड़े भी हमारे हैं। वो अंदर जाती है, एक दूसरी रानी से कपड़े उधार मांग के पहनती है, वो कपड़े लाके दे देती है। तो बड़ी बहन कहती है अब तू हमारे लिए मर गई, तेरे इन कपड़ों से मैं श्राद्ध करूंगी। तो कहती है हां मैं मर गई और आज मैं दोबारा जीवित हुई हूं भारत माता की सेवा करने के लिए। मैंने इस तरीके की घटनाओं का जिक्र इसलिए किया कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इस बात को याद करे कि हिंदुस्तान वो नहीं है जो 20 लोग खड़े होकर टुकड़े टुकड़े होंगे तेरे इस देश के, वो जो जेएनयू में नारे लगाते हैं। हिंदुस्तान वो नहीं है, हिंदुस्तान इन लोगों से बना है जो देश के लिए अपना सब कुछ देने को। और ये ऐसे लोग थे, मैं बताऊं आपको, प्रवासी भारतीय, इनमें से कईयों ने तो कभी हिंदुस्तान को देखा तक नहीं था, सिर्फ अपने आजा और आजी से कहानियां सुनी थी कि हिंदुस्तान क्या है। और एक आवाज पे नेताजी की, जानकी थेवर, जिनके नाम को काफी दबा दिया गया, असल में असली कमांडेंट जो लड़ी हैं आकर के रानी झांसी की तरफ रेजिमेंट की तरफ से, वो जानकी थेवर है, लक्ष्मी सहगल नहीं थी। लक्ष्मी सहगल तो फिर हॉस्पिटल में चली गई थी। ठीक है, उनका भी अपना योगदान है लक्ष्मी सहगल का काफी। 16 साल की थी जानकी थेवर, नेताजी के साइकिल पे जा रही थी, रुक गई नेताजी का भाषण सुनने को, उतर के अंदर गई, अपने वही सब कान के बुंदे वो सब दे दिए। नेताजी उसके घर जाते हैं कि बच्ची कहीं गलती से ना दे गई हो, घर पे डांट ना पिटे। वो लेने से वापस इनकार कर देती और उसके फादर और देते हैं। और फिर वो रानी झांसी रेजिमेंट ज्वाइन करती है, उसकी कजन सिस्टर रानी रेजिमेंट ज्वाइन करती है। परिवार के परिवार, गीता मेहता, उनकी दोनों बेटियां रमा मेहता, नीलम मेहता, तीनों रानी झांसी रेजिमेंट यूज करती है उस परिवार के अंदर। कई परिवार हैं ऐसे। मैंने साहे परिवार का जिक्र किया है इसके अंदर। एएम साहे नेताजी के उसमें मंत्री थे और एक पूरा बैकग्राउंड दिया है आजाद हिंद फौज बनने का, जो 1939 से चल रहा था। नेताजी के पूरे लिंक्स दिए हैं 1940 के, मैंने जो एम ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जो किसी किताब के अंदर मौजूद नहीं है अभी तक। तो एएम साहे खुद, उनकी पत्नी सती साहे 1940 में मैसेज लेके आती है नेताजी के लिए राज बिहारी बोस और एएम साहे का जापान से। और एएम साहे राजेंद्र बाबू के सेक्रेटरी रहे थे, तो पहले उनसे ही जाके मिलना। तो उनके आने के लिए कोबे में मियां बीवी दोनों जो है 1-1.5 महीने तक झगड़ा करते रहे आपस में कि पड़ोसी सुन ले कि इनमें झगड़ा हो रहा है और अंग्रेजी दूतावास में यह खबर पड़ जाए कि भाई इनकी शादी टूटने वाली है, तो सती साहे को हिंदुस्तान जाने में वीजा की दिक्कत ना हो। वो नेताजी से मिलती है और संदेश लेके जाती है। आजाद हिंद फौज वहां से बननी शुरू होती है। और जो गदर पार्टी के लोगों का रोल है इसमें, प्रीतम सिंह, अमर सिंह, और थाईलैंड के अंदर सबसे बनती है। भोलानाथ तिवारी के परिवार मुझे थाईलैंड से रिंग किए। 20 एकड़ जमीन चौगुरी में वो भैयानाथ तिवारी ने दी थी आजाद हिंद फौज का ट्रेनिंग कैंप बनाने के लिए। उनका बेटा आजाद हिंद फौज में शीतला साहे, उनकी बेटी शीतला तिवारी, उनकी बेटी पार्वती तिवारी रानी झांसी रेजिमेंट पे, और जो छोटे बेटे उनके बालक सेना में। बालक सेना का कोई जिक्र नहीं करता, एक लाइन छोड़ के कि नेताजी ने बालक सेना बना दी। अरे इन बालकों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया सिंगापुर के अंदर। जब दोबारा अंग्रेज वापस पहुंचे तो ये ऑर्डर हुए कि जय हिंद का नारा कोई नहीं लगाएगा, और ये बच्चे गली से निकलते थे, अंग्रेज अफसरों को जय हिंद बोल के और भाग जाते थे। और ये हल कर दिया कि द स्लोगन ऑफ जय हिंद बिकम, बैन ऑन द स्लोगन ऑफ जय हिंद बिकम रिडेंडेंट इन होल ऑफ सिंगापुर एट दैट टाइम।
और किस तरीके से इन लोगों ने जब आईएनए के मेमोरियल को डायनामाइट से उड़वा दिया माउंटबेटन ने, तो उसके बाद उन पे जाकर के रोज फूल चढ़ाते थे और उस पूरी स्टोरी को अलाइव रखा। मैंने इसमें नेताजी की लाइफ पे जो अटेम्प्ट्स हुए रंगून के अंदर, उनका भी जिक्र किया है। नेताजी ने जो स्पाइंग मिशंस भेजे, करीबन 13 स्पाइंग मिशंस सौराष्ट्र के कोस्ट पे, चिल्का, कोणार्क, नेल्लोर, इन एरियाज में वो स्पाइंग मिशंस उतरे आकर के। उनका जिक्र किया, उन पे क्या केसेस चले। उसके बाद एक चीज ये भी दिखाई, कहने को तो बहुत कुछ है, मैं इतना नहीं बोलूंगा, बुक में है। 2 चीजें और मैं बोल के खत्म करूंगा कि अगर कोई भी कहीं ये कहे कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हुई थी और वो एशेज उनकी रखी हुई हैं ननकोजी टेम्पल में, तो उसे कस के जवाब दीजिएगा और कहिएगा इस सन 45 के प्लॉय की बात हमसे मत कीजिए। जितने लोग ये कहते हैं कि प्लेन क्रैश में डेथ हुई, वो सारा हियर से एविडेंस पे है, और जितने लोग ये एविडेंस देते हैं कि नहीं वो सबमरीन से गए, उसको आप हियर से एविडेंस कह के रिजेक्ट कर देते हैं और दूसरी हियर से एविडेंस को आप मान लेते हैं। मैंने इसमें जिक्र किया है कर्नल डॉक्टर रामा राव का, जो वहां सैगॉन में मौजूद थे। आप विश्वास करेंगे कि इस कर्नल को खोसला कमीशन के सामने 1971 में हथकड़ियों और बेड़ियों के अंदर भुवनेश्वर की जेल से लाया गया था एविडेंस देने के लिए। तो इसका कसूर क्या था कि ये आदमी 4 दिन तक नेताजी के साथ बाद में सैगॉन में था, और इसका कहना था कि वो सबमरीन से गए। और जिगर काचा से इस व्यक्ति को, एक तरफ ये कहा गया कि रेड फोर्ट के ट्रायल्स खत्म हो गए हैं, अब किसी पे मुकदमा नहीं चलेगा, ये 3 जनवरी को होता है, और 10 जनवरी को 46 के दिन एक ट्रेन चलती है जिगर काचा से, जिसमें 1029 सोल्जर्स और ऑफिसर्स हैं आईएनए के, जिन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया है और जिन्हें मुल्तान के कैंप में भेज दिया जाता है। उनका मुल्तान 47 के बाद उनका क्या हुआ कोई नहीं जानता। कुछ का मिलता है, जैसे कर्नल रामा राव, इनको पाकिस्तान की जेल से 48 दिसंबर में रिलीज किया गया, और जब इन्होंने लाहौर से इंडिया की तरफ बॉर्डर क्रॉस किया गया तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया ये कह के कि इन्होंने एक साइकिल चोरी की है। और तब से लेके 1971 तक पहले उन्हें आंध्रा की जेलों में और फिर भुवनेश्वर की जेल में रखा गया। कोई मुकदमा नहीं चलाया गया, कोई कोर्ट के सामने पेशी नहीं की गई, और उनका जो पूरा स्टेटमेंट और काउंटर, वो क्या क्रॉस एग्जामिनेशन है खोसला कमीशन के सामने, आधे डॉक्यूमेंट्स तो गायब कर दिए गए हैं खोसला कमीशन के, वो हमारे पास मौजूद है। और जब उससे पूछते हैं कि डू यू हैव एनीथिंग टू प्रूव दिस, ही सेड ऑल माय डॉक्यूमेंट्स एंड डायरीज वर टेकन बाय द हाईएस्ट अथॉरिटी। कैन यू नेम द हाईएस्ट अथॉरिटी? He says, you are looking at my condition. I don't want to worsen my condition. I'm in chains. वो पूछता है, वकील भी हमारे बहुत वो होते हैं ना, घुमा के सवाल पूछा, Did you give the documents in Tinmurti house or did you give them in the south block? वो कहता है, don't ask me, my answer is the same. फिर उससे पूछता है, who took you to the highest authority? And he names Biju Patnaik and he names Sanjeeva Reddy. एकदम दिमाग में गया कि बीजू पटनायक was the person who was flying the British planes and throwing those pamphlets before the Azad Hind Fauj to surrender. But anyway, these things have been. बाद में भी उनका कर्नल राव का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम कि उन्हें छोड़ दिया गया या वहीं हमने अभी पीछे आरटीआई की जब भुवनेश्वर की जेल में, तो हंगामा मच गया वहाँ, जिसने के थ्रू हमने आरटीआई कराई, उसको फोन आया कि भाई आप ये क्यों चाहते हैं ये रिकॉर्ड। उसने कहा नहीं, हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो कोई रिटर्न जवाब नहीं आया, फोन पे ये कह दिया गया कि वो रिकॉर्ड तो 99 के साइक्लोन के अंदर गायब हो गया, वो खराब हो गया। मुझे समझ नहीं आता कि नेताजी से रिलेटेड, चाहे वो डीएनए का पॉलीग्राफ हो या कोई और चीजें हो, उनसे रिलेटेड सारी चीजें गायब क्यों हो जाती हैं या डिस्ट्रॉय क्यों हो जाती हैं। और मैं कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंचा हूं, मैं आज नहीं बोलूंगा, फिर बोलूंगा किसी अपने उसके अंदर डिबेट में। लेकिन
फिर एक सबसे बड़ी बात कि आईएनए के सोल्जर्स को पाकिस्तान ने सबको नौकरी दे दी, हमारे यहां नहीं दी गई। और अभी कुछ ऐसे सिरफिरे लोग हैं जो ट्विटर पे शुरू हो गए कि नेताजी वॉज बिटन बाय द बग ऑफ सेकुलरिज्म, ही हैड जिहादीज इन हिज आर्मी एंड ऑल। मैं बेवकूफ लोगों, पार्टीशन हो गया। यहां प्राइम मिनिस्टर डोमिनियन का कह रहा है कि मैं तुमको नौकरी में नहीं लूंगा फोर्स के अंदर वापस, तो जो मुल्तान का रहने वाला था, जो पेशावर का रहने वाला था, वो वहीं तो रहेगा या अपना घर छोड़ के यहां चला आएगा वो? और मैंने कहा एक बात का मुझे जवाब दो, जितने लोगों ने नेताजी के नीचे सर्व किया आजाद हिंद फौज के अंदर, नॉट ए सिंगल ऑफिसर और सोल्जर ऑफ आजाद हिंद फौज, whether it was General Kiani, whether it was Habibur Rahman, whether it was Ehsan Qadir, who went to Pakistan, I'm giving those names, never criticized Netaji, never criticized the Azad Hind Fauj, and never offered any apology, and never felt even guilty or shy that they had fought a struggle for Akhand Bharat, a struggle for united India, not a struggle for partition India. बहुत सी चीजें हैं कहने को, लेकिन समय के उसको ध्यान में रखते हुए मैं यहीं पे रुकूंगा। एक लास्ट बात और आपसे कह दूं, कुछ और सिरफिरे भी। अभी मोदी जी ने जो एक इतना बड़ा स्टैंड लिया कि उस कैनोपी के नीचे नेताजी का स्टैचू लगेगा, और मुझे बड़ी खुशी है कि उस स्टैंड को लगवाने के, वो स्टैचू को लगवाने का जो मुहिम जिन लोगों ने चलाया था, वो आज हमारे साथ सारे स्टेज पे मौजूद। जनरल बख्शी, ब्रिगेडियर चिकारा, सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए ट्रस्ट को इतने दिन से शेयर करके, लीड करके नेताजी की बातों को उठा रहे हैं। पुष्पेंद्र जी हैं, अनुज धर हैं, कर्नल आरएसएन सिंह जी हैं। प्रवीर जी की 2 पुस्तकें आप लोग जरूर पढ़िए, एक चाइनीज रिकॉर्ड से है नेताजी के ऊपर और एक एनेक्डोट्स के ऊपर है। फिर क्योंकि जेएनयू में है तो जेएनयू हिस्ट्री विभाग तो इनकी किताब को पढ़ने को देगा नहीं तो वो नहीं दी गई, उन्हें देखिएगा। तो कुछ सिरफिरों ने, एक ब्रूस डी गिली करके कोई पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर है, तो 2 ट्वीट उन्होंने किए। पहला ट्वीट किया, fastest Hitler's friend being installed at India Gate. This demonstrates the fascist ideology of BJP and its leader Modi. और दूसरा ट्वीट किया कि the slogan of decolonization by fascists was a ploy to kill liberal democracies in the world. तो मैंने उनको जो जवाब दिया, ट्विटर पर ही जवाब नहीं दिया, मैंने 2 वीडियो बनाए उसके ऊपर 10-10 मिनट के। मैंने कहा पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर साहब, डीकोलोनाइजेशन का स्ट्रगल तब से लड़ा जा रहा था जब से कॉलोनीज एस्टेब्लिश हुई थी। हिटलर तो आया है जाके 1939 में, और जिसको तुम लिबरल कॉलोनियल डेमोक्रेसीज कहते हो, मैंने जितने ऑस्ट्रेलियन एबॉर्जीज को उन्होंने डक्स की तरीके से शूट किया है उनके फोटोग्राफ्स लगा दिए, जितने रेड इंडियंस को उन्होंने शूट किया है उनके फोटोग्राफ लगा दिए, जितने नरसंहार हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने किए, लोग तो सिर्फ जलियांवाला बाग को जानते, वो सारे नरसंहार के फोटो लगा दिए। और उसके बाद मैं कहा तुम्हारा जो सबसे बड़ा नेता लिबरल डेमोक्रेसी की वॉर को लीड कर रहा था, चर्चिल, उसने जो मैन मेड फेमिन किया था बंगाल के अंदर, उसको मैं मिलियंस ऑफ लोगों का वहां मर्डर मानता हूं, बंगाल और उड़ीसा के। दिस इज योर लिबरल डेमोक्रेसी। और मैंने कहा एक बात बताइए, हम कोई हिटलर के कामों को जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन उसके जवाब में हिरोशिमा और नागासाकी पे बम डाल के इनोसेंट बच्चों को मारना, औरतों को मारना, सिविलियंस को मारना, इज दैट डैम लिबरल डेमोक्रेसी डन इन द नेम ऑफ कोलेटरल डैमेज, टू अवॉइड कोलेटरल डैमेज? हमने कहा जवाब दीजिए इस पे, तब बात करेंगे हम आपसे। भाग गए।
क्योंकि एविडेंस के आगे फिर जवाब नहीं दे पाते हैं। और नेताजी ने तो इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं अपनी आर्मी को भी कि अगर जापानीज को, तुम्हें जरा भी लगे कि जापानीज कोई गड़बड़ कर रहे हैं, तो अपनी वो बंदूक जापानियों की तरफ तान देना। क्लियर कट ये कहा। उनका एक ही मिशन था, एक ही एम था, एक ही आइडियोलॉजी थी, और वो थी भारत की आजादी। डिसअपीयरेंस के बाद क्या हुआ? रिसर्च की जरूरत है। अनुज बहुत रिसर्च किए हैं उस पर, बख्शी जी भी किए हैं। थोड़ी सी कमी बची हुई है, वो भी और की जाएगी। और मुझे उम्मीद है खरे साहब कि इस हमारी गवर्नमेंट के टाइम पे जो थोड़े बहुत एमईए या कुछ आईबी में पेपर्स बच गए हैं, वो भी डिक्लासिफाई हो जाएंगे, अन्यथा कभी नहीं हो पाएंगे। और मोदी जी जो एफर्ट ले रहे हैं इसके अंदर कि देखिए अंडमान जाकर के वहां पे राष्ट्रीय गान फहराना, झंडा फहराना, 21 अक्टूबर को लाल किले में तिरंगा फहराना, लाल किले में म्यूजियम, उसके बाद 26 जनवरी की परेड में आईएनए के 5 हमारे बहादुरों से इनसे लीड कराना, जिन लोगों ने 26 जनवरी की परेड को लीड किया। वो एक संदेश था देश के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अब आईएनए की भी, आज भी हमारे साथ बहुत सारी फैमिलीज मौजूद हैं। कर्नल कासलीवाल साहब के मौजूद हैं, यादव जी के डॉक्टर अनिल यादव मौजूद हैं, ठाकुरी जी के राम सिंह ठाकुर जी के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। परमानंद यादव जी आ नहीं पाए, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था कल। लेकिन जो मदद मुझे मिली है उन लोगों से, कई परिवारों से, उनका मैं बहुत आभारी हूं, क्योंकि इस किताब को लिखने में उनकी मदद जो है वो बहुत काम आई है। और अब कई, मुझको अब ये ऑफर आई है कि आप आईएनए इन थाईलैंड पे एक किताब लिखिए। और अब कई वो परिवार आजाद हिंद फौज के जो 45-46 के बाद जो उनके प्रति नीतियां अपनाई गई थी, उससे विवश होके अपने आप को जमीन में नीचे चले गए थे, अब वो ऊपर उभर करके आकर के सामने जो है वो वृतांत बता रहे हैं। और मैं समझता हूं एक नया सच्चा इतिहास। मैं कभी ये नहीं कहता कि हिस्ट्री शुड बी रीरिटन, मैं सिर्फ ये कहता हूं हिस्टोरिकल फैक्ट शुड बी प्रोवाइडेड टू हिस्टोरियंस, सो वी कैन राइट हिस्ट्री बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स, नॉट ऑन कंजंक्चर्स। और मेरी पूरी पुस्तक में आपको कहीं पे भी दिस माइट हैव बीन द केस, परहैप्स, माइट बी, कुड बी, ये शब्दावली आपको मेरी पुस्तक में कहीं नहीं मिलेगी। एक इतिहासकार होने के नाते जिस चीज की मेरे पास एविडेंस है उसको मैं खुल के पॉइंट ब्लैंक कहता हूं, जिसकी एविडेंस नहीं है मैं उस पर कमेंट नहीं करता हूं। जय हिंद।